यू आर वॉट यू थिंक। बहुत ही सिंपल कोट से आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। ये जो कोट है यहाँ पे सिंपल वर्ड्स लिखे हैं, यू आर वॉट यू थिंक, यानी आप वो बन जाते हो जो आप सोचते हो। ये याद रखेगा, अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छे ही बनोगे, आप बुरा सोचोगे तो आप बुरा ही बनोगे, आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव और पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहना है, मॉरल रहना है, एथिकल रहना है, अच्छा पर्सन बन के रहना है, गुड पर्सन बन के रहना है, आप वैसे ही बन जाओगे। ओके सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कोट है। इस पॉजिटिव कोट के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कुछ नए टॉपिक्स पे हम शुरू करने वाले हैं। जैसे हम प्रीवियस टॉपिक में इंटीरियर ऑफ द अर्थ को कंप्लीट कर चुके हैं, अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा जियोमॉर्फिक मूवमेंट। जियोमॉर्फिक मूवमेंट को मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले लेक्चर जो है उसमें हम एंडोजेनिक मूवमेंट्स कहेंगे, जो इंटीरियर से निकलने वाली कुछ फोर्सेस के कारण होते हैं, एंडोजेनिक, जिसमें हम डायस्ट्रॉफिज्म को स्टडी करेंगे। इसमें हम एपेरोजेनिक और ओरोजेनिक फोर्सेस, यानी एपेरोजेनिक यानी कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग और ओरोजेनिक यानी माउंटेन फॉर्मिंग, इनको स्टडी करेंगे। और कुछ सडन मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे जिसमें आते हैं अर्थक्वेक और वोल्केनोस। बट आपको ये डिटेल में मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ अर्थक्वेक और वोल्केनो, क्योंकि अर्थक्वेक क्या होता है, वोल्केनो क्या होता है, उसके लिए आगे के हमारे टॉपिक है। अभी हमें ये जानना है कि जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो हमें इसको पहले डिटेल में स्टडी करना है एंडोजेनिक मूवमेंट्स में। उसके साथ साथ अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 5, दैट इज एक्सोजेनिक मूवमेंट, जो कि बाहर से आने वाले कुछ फोर्सेस के कारण मूवमेंट्स हो रही है अर्थ के सरफेस पे, जिसमें वेदरिंग और इरोजन हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। तो इस तरह से 2 लेक्चर्स में हम जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सो चलिए हम आज के लेक्चर के सबसे पहले कुछ बेसिक्स पढ़ ले। बेसिक्स में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्रस्ट क्या होता है ये बताया था। अगर ये अर्थ है तो अगर ये अर्थ के जो बाहर का ऊपर का सरफेस, इसे क्रस्ट कहा जाता है। ये जो क्रस्ट होता है ये इवॉल्व होते रहता है। हम ये कहेंगे कि क्रस्ट इवॉल्व होते रहता है कॉन्स्टेंटली, यानी चेंज होते रहता है ये, है ना। तो ये चेंज होते रहेगा कॉन्स्टेंटली। तो हम ये कैसे चेंज होता है, तो कुछ फोर्सेस होते हैं जो इसे चेंज करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले कहूँगा कुछ फोर्सेस अंदर से आते हैं जिन्हें इंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है, और कुछ फोर्सेस बाहर से आते हैं जिन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। सो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि वेरियस फोर्सेस एमिनेटिंग फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस आर नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेस एंड अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है। तो ये कुछ बेसिक में हमें कुछ आइडिया मिलती है। दूसरी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो फोर्सेस है, जैसे कि आपको पता है कि एंडोजेनिक फोर्स है, एक्सोजेनिक फोर्स है, ये कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं अर्थ के सरफेस में, ये सब इन फोर्स के कारण होते हैं। अब इसमें भी बताऊंगा कि इसमें से कुछ जो चेंजेस होते हैं वो बहुत धीरे होते हैं। वो चेंजेस धीरे होते हैं जिन्हें वेदरिंग और फोल्डिंग कहा जाता है, जो हम पूरी तरह से एक साथ नहीं देख सकते, बहुत धीरे धीरे के प्रोसेस से चलते हैं। हम इन चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। जबकि कुछ होते हैं वो थोड़ा सा उनसे एज कम्पेयर टू दोज वो थोड़े से फास्ट होते हैं, जैसे कि इरोजन कहेंगे। और कुछ है जो क्वाइट सडन होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, ये आप देख सकते हैं। तो कुछ फोर्सेस बहुत स्लो होते हैं, वेदरिंग होते हैं, फोल्डिंग होती है ना, फोल्डिंग होती है जिससे आप देख रहे हैं कि माउंटेन्स बन रहे हैं, वेदरिंग होती है जिससे ब्रेकडाउन होता है रॉक्स का। तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। और ग्रेजुअल होते हैं कुछ कुछ, जैसे कि इरोजन होता है, अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, ये काफ़ी सडन देखने मिलते हैं। तो इस तरह से हमें बेसिक में कुछ चीज़ें यहाँ पता चलती हैं। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जियोमॉर्फिक, जैसे कि हमारा जो आज का लेक्चर है, वो जो टॉपिक है लेक्चर का, उसमें जियोमॉर्फिक ये वर्ड आया। तो जियोमॉर्फिक क्या होता है इसे सबसे पहले जान लेते हैं। जियो मीन्स अर्थ, आपको ये तो पता है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ लैंडस्केप एंड अदर नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना। तो जियोमॉर्फिक यानी वही कि लैंडस्केप कैसा है, जैसे यहाँ पे ऐसा है ना, माउंटेन है, क्या है, या फिर बाकी जो नेचुरल फीचर्स है अर्थ सरफेस पे, उसे जियोमॉर्फिक कहा जाता है। अब जियोमॉर्फिक एजेंट दूसरा कंसेप्ट आता है। एजेंट्स यानी जैसे हम कहेंगे रनिंग वाटर हो गया, मूविंग आइस मासेस हो गए, या फिर ग्लेशियर हो गए, विंड, वेव्स, करंट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये क्या करते हैं, तो काफ़ी सारे जो हम कहेंगे कि जैसे अब रनिंग वाटर है, कुछ पानी बह रहा है और यहाँ पे कुछ डिपॉजिट्स हैं। ये डिपॉजिट्स जो है इसे रिमूव कर देता है, ये पानी इनको अपने साथ लेके जाता है। तो इन्हें रिमूव करने का काम या फिर लेके जाने का, यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम, और दूसरे कहीं ले जाके डिपॉजिट करने का ये जो काम कर रहा है, इन एजेंट्स को, ये इसी से फिर ये बनते बनते कुछ बना देंगे, है ना, डिपॉजिट कर करके। सो इन्हीं को कहा जाता है जियोमॉर्फिक एजेंट, जो कि इन्हें लेके जाते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब जियोमॉर्फिक एजेंट यानी जो मीडियम है वो, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी जो प्रोसेस हो रही है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो हो रही है अर्थ के सरफेस पे,
जैसे कि फोल्डिंग हो रही है, फॉल्टिंग हो रही है, वेदरिंग हो रही है, इरोजन हो रहा है, ये सब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के द्वारा हो रहे हैं, इन्हें प्रोसेस कहा जाता है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस ये होती है। सो यहाँ पे देखिए, पहला हमने जियोमॉर्फिक क्या होता है देखा, फिर थोड़ा सा आगे गए तो एजेंट्स देखा, फिर एजेंट्स के थ्रू कुछ प्रोसेस हो रही है वो हमने देखी, और फिर अगर हम आगे आते हैं तो मूवमेंट देखते हैं। तो लार्ज स्केल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस के कारण जो भी चेंजेस देखने मिल रहे हैं, इसे जियोमॉर्फिक मूवमेंट कहा जाता है। यानी देखिए, पहले ये सरफेस फॉर एग्जांपल ऐसा था, अब ये सरफेस ऐसा बन चुका है, तो ये हो गया एक जियोमॉर्फिक मूवमेंट जो कि किसी फिजिकल जियोमॉर्फिक प्रोसेस के कारण हुआ, और जियोमॉर्फिक प्रोसेस को जियोमॉर्फिक एजेंट्स ने किया। सो ये सब चेंजेस यहाँ पे देखने मिलते हैं, उसे जियोमॉर्फिक मूवमेंट कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले लेक्चर में, इसीलिए मैंने आपको बेसिक में पहले ये चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट जो होते हैं उसको कुछ क्लासिफाई किया गया, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। इसके अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशन है, जिसमें जो जो पॉइंट्स आएंगे वो सब हमें ये लेक्चर्स में स्टडी करने हैं। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो, उसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अर्थ की जो मूवमेंट्स होती है उसको दो इसमें डिवाइड किया गया, एक है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा एक्सोजेनिक। दूसरा हम कहेंगे कि एंडोजेनिक को और भी दो इसमें क्लासिफाई किया गया है, एक है डायस्ट्रोफिज्म एंड सेकेंड वन इज सडन मूवमेंट्स। मैंने बताया था कुछ कुछ स्लो होती है तो कुछ कुछ एकदम फास्ट देखने मिलती है, सडन देखने मिलती है। वैसे एक्सोजेनिक जो है वो भी दो इसमें है, एक है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। अब मैं आपको ये कहूँगा कि एंडोजेनिक के हम डायस्ट्रोफिज्म में अगर जाते हैं तो डायस्ट्रोफिज्म में भी दो तरह के यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन देखने मिलते हैं। एक है एपिरियोजेनिक कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग एंड सेकेंड वन इज ओरोजेनिक और माउंटेन बिल्डिंग। ओरोजेनिक यानी माउंटेन, अब एपिरियोजेनिक यानी कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग जो होती है उसमें अपवर्ड होता है और डाउनवर्ड फॉर्मिंग होती है। वैसे ही ओरोजेनिक या माउंटेन बिल्डिंग में हम कहेंगे तो टेंशन से होता है या फिर कॉम्प्रेशन से होता है। अभी आपको ये वर्ड्स नए लग रहे होंगे, बट आगे जाके आपको ये वर्ड्स बहुत फैमिलियर हो जाएंगे, क्योंकि ये सब कंसेप्ट हम अभी ये लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी कंसेप्ट है, ये जो क्लासिफिकेशन आपका, ये बहुत काम का है। ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया, इसे आप अपने नोट्स में बना ले, क्योंकि ये टेबल से आपको बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ की रहेगी और रिवीजन करने में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ एंडोजेनिक का जो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा था वो था डायस्ट्रोफिज्म। दूसरा हम देखते हैं सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट में सडनली जो चीज़ें होती है, जैसे कि अर्थक्वेक हमें देखने मिलते हैं, और दूसरा है वोल्केनोज हमें देखने मिलते हैं। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। सो एंडोजेनिक के ये सब क्लासिफिकेशन थे जो हमने देखे। अब आते हैं चलिए एक्सोजेनिक की तरफ। एक्सोजेनिक या एक्सोजेनिक जो मूवमेंट्स होती है उसमें दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया, एक है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। ऐसे दो इसमें इसको क्लासिफाई किया गया है। वेदरिंग में अगर हम आते हैं तो वो वेदरिंग तीन तरह से की होती है, एक फिजिकल वेदरिंग, एक केमिकल वेदरिंग और तीसरी है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये सब हम पढ़ने वाले आगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इरोजन की बात करें तो उसमें आइस आता है, रिवर वाटर का होता है, हम कहेंगे सी, उसके साथ साथ विंड, और अगला है अंडरग्राउंड वाटर। सो ये और भी क्लासिफिकेशन है। तो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक के हमने कुछ क्लासिफिकेशन देखे। सो अभी हम शुरुआत करते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस से, एंडोजेनेटिक मूवमेंट से। सो चलिए एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक मूवमेंट को स्टडी करना शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। पहले तो मैं डेफिनेशन जैसी है वैसी पढ़ूंगा, फिर मैं आपको इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा क्या होता है। सो सबसे पहले हम इसको कहेंगे कि लार्ज स्केल मूवमेंट ऑन अर्थ्स क्रस्ट और इट्स surface brought down by the forces emanating from deep below the earth's surface are called endogenic geomorphic movements और simply endogenic movements। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऐसे फोर्सेस जिसके कारण अर्थ के सरफेस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं, ये फोर्सेस कहाँ से निकल रहे हैं, तो डीप बिलो अर्थ सरफेस निकल रहे हैं, अंदर से आ रहे हैं, इन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस कहा जा रहा है। एंडो का मीनिंग होता है इंटरनल, जेनिक का मीनिंग होता है ओरिजिन, यानी कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, तो इंटरनल, अंदर से, और जियो यानी अर्थ होता है, और मॉर्फिक यानी फॉर्म होता है। सो जो अर्थ का फॉर्म ऊपर का चेंज कर रहा है, और इंटरनल कुछ ओरिजिन के कुछ फोर्सेस है, इसीलिए इनको एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स कहा जाता है। सो आपको ये तो मैंने पूरा ब्रेक डाउन करके इसका मीनिंग आपको बता दिया है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है वो कुछ चीज़ों के कारण होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ फोर्सेस के कारण होती है जो डीप बिलो अर्थ सरफेस आते हैं, इसलिए इनको एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहा जाता है, जैसे फोल्डिंग, फॉल्टिंग। टेंशन नहीं लेना, ये सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले। अगला आपको ये बता दूं कि फोर्स जो है बिहाइंड एंडोजेनिक मूवमेंट वो कौन सा होता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो एंडोजेनिक मूवमेंट है इसके पीछे कुछ फोर्सेस होते हैं जो अंदर से आ रहे हैं।
अब अंदर से जो फोर्सेस आ रहे हैं वो कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो फोर्स बिहाइंड एंडोजेनिक मूवमेंट में सबसे पहले अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इन फोर्सेस के पीछे वो है अर्थ की इंटरनल हीट। अर्थ के अंदर ही हीट होती है, इंटरनल हीट, इसके बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। सो इंटरनल हीट जो है ये सबसे बड़ा सोर्स है और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हर जगह जैसे जैसे आप अलग अलग लेयर्स में आ रहे हैं अर्थ के, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि हर लेयर पे टेम्परेचर अलग है, जो कि मैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ पिछले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। हर जगह प्रेशर अलग रहेगा, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट्स हम कहेंगे, जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट्स कहेंगे, है ना। एक तो टेम्परेचर कहेंगे या प्रेशर ग्रेडियंट्स कहेंगे। ये अलग अलग होने के कारण, इसमें डिफरेंस होने के कारण वेरियस लेयर में जो डेंसिटी है इसके डिफरेंस आते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि डेंसिटी बढ़ती है या कम होती है। सो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है जैसे जैसे हम अर्थ के डेप्थ में जाते हैं वैसे डेंसिटी बढ़ती है या कम होती है, टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है। मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जो डेंसिटी डिफरेंसेस जो है इसके कारण कन्वेक्शनल करंट्स जो है ये फ्लो होने लगते हैं। अब आप सोच रहे हैं कन्वेक्शनल करंट होते कैसे। सो कन्वेक्शनल करंट इस तरह से होते हैं, यहाँ पे देखिए कि करंट फ्लो हो रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे फ्लो होने लगेंगे कन्वेक्शनल करंट। यहाँ पे आप मैंटल में देख रहे हैं कन्वेक्शनल करंट फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, हर जगह डेंसिटी अलग है, हम कहेंगे प्रेशर अलग है। इन कारण यहाँ पे कुछ करंट्स फ्लो होने लगते हैं इस तरह से। ये जो करंट फ्लो हो रहे हैं इन्हें कन्वेंशनल करंट्स कहा जाता है ना। कन्वेंशनल करंट्स जो फ्लो होते हैं, ये जो कन्वेंशनल करंट्स फ्लो हो रहे हैं इसके चलते मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कुछ लिथोस्फीरिक प्लेट्स होती है क्रस्ट और अपर मैंटल में, है ना। तो यहाँ पे जो प्लेट्स में डिवाइड हुआ है, जैसा हम कहेंगे कि ये अगर सरफेस है तो इसमें डिफरेंट कुछ प्लेट्स होती है। ये जो प्लेट्स होती है इसकी मूवमेंट होने लगती है। लिथोस्फीरिक प्लेट एंड द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीरिक प्लेट्स इज कॉज बिहाइंड द एंडोजेनिक मूवमेंट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कन्वेक्शन हो रहा है जिसके कारण यहाँ जो प्लेट्स है ये भी मूव हो रही है। और उसके साथ साथ जब अर्थ रोटेट होती है तो कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे काम करता है। इसकी भी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। अब देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं कोरियोलिस फोर्स आपको देखने मिल रहा है। अब देखिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव करोगे तो एक फोर्स तो जनरेट होगा ही। वैसे इतना बड़ा प्लानेट अर्थ है जो मूव हो रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ फोर्सेस यहाँ पे जनरेट होंगे। और ये जो फोर्स आपको इस तरह से जनरेट होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। अब कोरियोलिस फोर्स जो होता है यहाँ पे होता क्या है, तो कोरियोलिस फोर्स के चलते यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट्स जो थे ये कोरियोलिस फोर्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो तो होने ही वाले, इतना बड़ा फोर्स है। अब ये भी हो रहा है बाहर से और फोर्स आ रहा है, तो ये इन्फ्लुएंस होने के कारण हम ये कहेंगे कि डेस्टिनेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स डिटरमाइन द नेचर एंड लोकेशन ऑफ एंडोजेनिक मूवमेंट। और इसके कारण वो कहाँ तक जाके पहुँच रहे हैं, ये कन्वेक्शन करंट्स जो है ये कहाँ तक जाके पहुँच रहे हैं, यही बताएगा कि लोकेशन क्या होगी एंडोजेनिक मूवमेंट की, यानी कहाँ पे होगा ये जो एंडोजेनिक मूवमेंट है ये कहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए कोरियोलिस फोर्स के कारण कन्वेक्शनल करंट जो है वो कैसे ट्रैवल करेंगे वो डिसाइड किया जाएगा। जब ये ट्रैवल करेंगे तो कहीं तो भी जाके पहुंचेंगे कन्वेक्शनल करंट। तो कन्वेक्शन करंट जो होते हैं इसका डेस्टिनेशन यहाँ से जो फिक्स होता है उसके कारण पता चलता है कि कौन से पार्ट में, कौन से लोकेशन में एंडोजेनिक मूवमेंट्स होने वाले हैं। इससे ही पता चलता है कहाँ पे प्लेट्स मूव होने वाली है यहाँ पे, या फिर कहाँ पे ये सब चीज़ें होने वाली है। सो ये सब और आगे आगे जैसे आप पढ़ोगे और भी आपको क्लैरिटी आते जाएगी। उस टॉपिक के बाद हमें जो पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोजेनिक मूवमेंट। अब हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे इस टेबल में जाके हमने क्लासीफाई किया था कुछ, ये टेबल में हमने क्लासिफिकेशन देखे थे एंडोजेनिक। तो इसको थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं और ज़्यादा, और फिर हम इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपको बता दूं एंडोजेनिक मूवमेंट है उसको दो तरह से डिवाइड किया गया, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, सॉरी, दैट इज डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट एंड सडन मूवमेंट्स। अब ये दो जो मूवमेंट्स आपको देखने मिल रहे हैं इसमें डायोस्ट्रॉफिज्म जो होता है इट रेफर्स टू डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, है ना। तो अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो अलग सा बनने लगता है, दैट इज हम कहेंगे डायस्ट्रॉफिज्म। डायस्ट्रॉफिज्म मूवमेंट जो होती है वो बहुत ग्रेजुअल होती है, इतनी स्लो और इतनी नॉर्मल होती है कि उसको थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं, है ना। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वो कुछ तो भी बना ऐसा दिखता है। फॉर एग्जांपल ये कोई जगह थी, ये इस तरह से प्लेन थी, धीरे धीरे यहाँ पे कोई माउंटेन बिल्टअप हो गया है। सो ये जो माउंटेन बिल्टअप हुआ है ये समझने में हमें बहुत सारे साल लग जाएंगे कि ये ऐसा दिखने में। सो ये बहुत ग्रेजुअल होती है मूवमेंट, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट बहुत ग्रेजुअल होती है, बट इसके कारण डिफॉर्म हो रहा है। देखिए क्रस्ट ऐसा था तो ऐसा हो गया, ऐसा डिफॉर्म होने लगता है। ऑन द अदर हैंड हम कहेंगे जो सडन मूवमेंट्स होती है जिसमें जैसे अर्थक्वेक्स देखने मिलते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस देखने मिलते हैं अर्थ में ही, है ना। अर्थ में कुछ अर्थक्वेक्स हो गए, या फिर हम कहेंगे कि कोई
माउंटेन है वहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। ये इरप्शन और ये सब बहुत कम टाइम में होते हैं, जो आप भी देख सकते हैं। इसके लिए कोई हज़ारों साल आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम ये कहेंगे कि डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट जो है इनको भी दो तरह से हमने क्लासीफाई किया था। जैसे कि इस टेबल में जब हम आए थे तो हमने देखा था कि हम डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट को भी दो तरह से करते हैं, एपिरियोजेनिक और ओरियोजेनिक को। अब एपिरियोजेनिक और ओरियोजेनिक जो होते हैं इसको हमने डिवाइड किया, इसको क्लासीफाई किया था इन दो चीज़ों में। और हमने एपिरियोजेनिक में हमने ये देखा था कि वो कॉन्टिनेंट फॉर्म करते हैं, सीधा कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। कॉन्टिनेंट्स को एक दिन में या 2 दिन में होने वाली प्रोसेस नहीं है। कॉन्टिनेंट्स बिल्डिंग में भी हम कहेंगे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो इसमें कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग जैसे सब्सिडेंस हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गया, या एक तो नीचे जाना या फिर ऊपर आना कॉन्टिनेंट्स का, या फिर हम कहेंगे ओरियोजेनिक यानी हम कहेंगे माउंटेन बिल्डिंग, जैसे फोल्डिंग होना या फॉल्टिंग होना, है ना। सो फोल्डिंग होना या फिर हम कहेंगे फॉल्टिंग होना, ये जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं ये सब हम आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल आपको ये बता दूं कि हमने दो तरह से डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स को भी क्लासीफाई किया था। एक था एपिरियोजेनिक मूवमेंट और दूसरा था ओरोजेनिक। ओरोजेनिक में याद रखेगा माउंटेन, और एपिरियोजेनिक जो आएगा वो आएगा कॉन्टिनेंट बिल्डिंग के लिए। सो अब मैंने कुछ बड़े बड़े नाम लिए थे जैसे कि सब्सिडेंस, अपलिफ्टमेंट। अब एपियोजेनिक मूवमेंट आपको तो पता चल गया है जो कॉन्टिनेंट फॉर्म करती है। बट यहाँ पे अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस क्या होता है ये जानना है, तो इसका भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर कंसेप्ट को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले। इसीलिए तो इस लेक्चर को हम पूरी तरह से एक एक कंसेप्ट को पकड़ पकड़ के पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब नए कंसेप्ट को पढ़ना शुरू करते हैं एपियोजेनिक मूवमेंट्स के। सबसे पहले एपियोजेनिक को मूवमेंट को कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग मूवमेंट्स कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एपियोजेनिक कॉन्टिनेंट या फिर कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट जो है वो एंडोजेनिक मूवमेंट का पार्ट है, ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर हमारा एंडोजेनिक मूवमेंट्स पे, जिसमें हम एपियोजेनिक मूवमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। एपियोजेनिक और कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग मूवमेंट जो होती है वो रेडियल मूवमेंट होती है, यानी रेडियस के एक्ट करती है, रेडियस के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। अब ये जो हम कहेंगे रेडियस। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक सेंटर। सेंटर के तरफ अगर आप जा रहे हो इस तरह से, यानी हम कहेंगे देयर डायरेक्शन में बी टूवर्ड्स द सेंटर, इसको कहेंगे सब्सिडेंस, यानी अंदर चलेगा। कोई सरफेस ऐसा था वो ऐसा हो गया है, दैट इज सब्सिडेंस। और कोई हम कहेंगे कि सेंटर से बाहर चले गया यानी अवे हो गया, यानी ये सरफेस ऐसा था और ये सरफेस अपलिफ्ट हो गया, तो इसे अपलिफ्टमेंट कहते हैं। तो चलिए ये सब्सिडेंस और अपलिफ्टमेंट होता है, इसको और भी हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी उनके पीछे की। अब हम अपलिफ्टमेंट को देखते हैं। अपलिफ्ट की अगर बात करें तो रेज्ड बीचेस आप देख रहे हैं, कुछ कुछ बीच, आप कभी समुंदर किनारे गए होंगे, वहाँ पे आपने थोड़ा सा इस तरह का पार्ट देखा होगा, या फिर वेवी कट टेरेसेस हो गए, सी केव्स देखे होंगे, या फिर फॉसिलिफेरस बेड्स देखे होंगे जो कि सी लेवल के ऊपर है। तो जो भी चीज़ें हैं जो सी लेवल के ऊपर देखने मिल रही है उसे अपलिफ्टमेंट कहा जाता है। इन इंडिया हम कहेंगे रेस्ट बीचेस जो है, जैसे कि काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में, काठियावाड़ में आपको देखने मिलेगा, नेल्लोर में देखने मिलेगा, तिरुनेलवेली में देखने मिलेगा। ये सब कोस्ट में आपको रेस्ड बीचेस देखने मिलेगी जो कि सी लेवल से कुछ ऊपर दिख रही है। तो कुछ प्लेसेस ऐसी थी जो कुछ सेंचुरीज पहले, है ना, सम सेंचुरीज एगो, वो समुंदर के अंदर रहा करती थी। फॉर एग्जाम्पल ये सी है, तो ये सी के अंदर कुछ प्लेसेस हुआ करती थी जो आज ऊपर आ चुकी है। ये ऊपर किस तरह से आई है, तो हम कहेंगे आर नाउ फ्यू माइल्स इनलैंड ड्यू टू अपलिफ्टमेंट। तो अपलिफ्टमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कोरिनगा जो हम कहेंगे गोदावरी के पास है, या फिर कावेरीपट्टनम हम कहेंगे कावेरी डेल्टा में है, या फिर कोरकई जो है वो यहाँ पे हम कहेंगे तिरुनावेली में है। ये सब सी पोर्ट्स जो है ये अबाउट हम कहेंगे 1000 to 2000 ईयर्स एगो, है ना, ये फ्लोरिश हुए हैं। यानी हम ये कहेंगे कि पहले ये समुंदर के अंदर रहा करते थे, अब ये ऊपर आ गए। तो ये सब आपको देखने मिल सकते हैं, अपलिफ्टमेंट का ही नतीजा है। अपलिफ्टमेंट इस तरह से दिखते हैं, ये देखिए समुंदर के पास यहाँ अपलिफ्टमेंट हुआ है, ये अपलिफ्टमेंट है, यहाँ पे अपलिफ्टमेंट देखने मिल रहा है। तो ये सब जो है ये अपलिफ्टमेंट के नतीजे हैं, जो कि अंदर के फोर्स नीचे के जो सरफेस है उसको ऊपर ला रहे हैं, जिससे ऊपर आने के कारण वो अपलिफ्टेड दिख रहे हैं। अब जैसे कि हमने अपलिफ्टमेंट पढ़ा, तो चलिए सब्सिडेंस को भी पढ़ लेते हैं। तो सब्सिडेंस जो होता है, ये देखिए ये तो पानी के अंदर चले गया, तो पानी के अंदर जाने के कारण मैं आपको बता तो नहीं सकता हूँ, बट सब्सिडेंस में सबसे दिखा तो नहीं सकता हूँ, बट आपको ये बता दूँ कि सबमर्ज फॉरेस्ट होते हैं और वैलीज होती है, एज वेल एज बिल्डिंग्स होती है जो पानी के अंदर चले गई है, उसे सब्सिडेंस कहा जाता है। तो सबमर्ज हो चुके हैं, अंदर जा चुके हैं। इन 1819 हम कहेंगे कि रन ऑफ कच्छ का जो पार्ट था वो सबमर्ज हो चुका है, रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण वो अंदर जा चुका है, पानी के अंदर कहीं या किसी ज़मीन के अंदर कहीं, बट अंदर जा चुका है। इसको कहेंगे हम
कि सबमर्ज होना। तो सब्सिडेंस यानी कुछ चीज़ें अंदर चले जाती है। प्रेजेंस ऑफ पीट और लिग्नाइट बेड्स सी लेवल के नीचे देखने मिल रहे हैं तिरुनेलवेली में और सुंदरबन में। ये बेस्ट एग्जांपल है सब्सिडेंस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के पीट्स होते हैं, इस तरह के लिग्नाइट्स होते हैं। तो ये ज़मीन के ऊपर रहने वाले, सरफेस के ऊपर रहने वाली चीज़ है और ये सी लेवल के नीचे देखने मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे सब्सिडेंस ज़रूर हुआ होगा, ये हमें यहाँ पता चलता है। अंडमान और निकोबार जो है, ऐसा कहा जाता है कि अरक्कन कोस्ट, अरक्कन माउंटेन्स हुआ करते थे जो कि रेंजेस थे, जो कि सबमर्ज हो गए। उनका ही कुछ पार्ट है अंडमान निकोबार जो आज हमें आइलैंड्स के इस पे देखने मिल रहे हैं। तो अरक्कन कोस्ट का वो पार्ट था, उससे दूर हो गए अंडमान निकोबार आइलैंड्स और वो हमें अलग से देखने मिल रहे हैं। सो ये भी यहाँ पे एक और पॉइंट है जो हम यहाँ कह सकते हैं। ईस्ट साइड में आएंगे इंडिया के, तो जो बॉम्बे आइलैंड्स है वहाँ पे जो ट्रीज है ना वो भी हमको मड में देखने मिल रही। कहाँ पे? तो 4 मीटर बिलो लो वाटर मार्क में हमको देखने मिल रहा है कि वहाँ पे ट्रीज भी देखने मिल रहे हैं, यानी पहले ऊपर होंगे और बाद में सबमर्ज हो चुके हैं। सो सिमिलर सबमर्ज फॉरेस्ट जो है हैव आल्सो बीन नोटिस्ड ऑन तिरुनेलवेली कोस्ट इन तमिलनाडु। सेम चीज़ है तिरुनेलवेली में भी देखने मिल रहा है, तमिलनाडु में। उसके साथ साथ गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें या पाक स्ट्रेट की बात करें, वो भी बहुत शैलो है, ये भी हमें देखने मिलता है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बहुत शैलो है, यानी ये लैंड पहले ऊपर होगी फिर ये धीरे धीरे सबमर्ज हो चुकी है। सो सबमर्ज बहुत सारी चीज़ें हुई है। और अगर हम देखेंगे तो एक टाउन हुआ करता था महाबलीपुरम चेन्नई में, आज भी है, बट उसमें की कुछ चीज़ें भी पानी में सबमर्ज हो चुकी है, सी में सबमर्ज हो चुकी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ कभी कभी जो हम कहेंगे ये जो एपियरोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो कभी कभी इनको ऊपर लाते हैं जिससे अपलिफ्टमेंट कराते हैं, तो कभी कभी इनको नीचे लेके जाते हैं जिसको हम कहेंगे सब्सिडेंस। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे स्टडी की। सो चलिए एपियरोजेनिक के बाद हम आगे चलते हैं और अब हम पढ़ते हैं ओरोजेनिक को। सो अब हमने जैसे कि यहाँ ओरोजेनिक मूवमेंट्स की बात की थी, माउंटेन बिल्डिंग जिसमें फोल्डिंग और फॉल्टिंग आती है, तो ये किस तरह से होती है, क्या होता है, ये देख लेते हैं। बट आपको मैं सबसे पहले ये शुरू करने के पहले बता दूं कि यहाँ पे हम सब चीज़ों को पहले जान रहे हैं। ये आगे माउंटेन बिल्डिंग कैसे होती है आगे आने वाले टॉपिक्स में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फोल्डिंग किस तरह से होती है, फॉल्टिंग किस तरह से, पूरी प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। सब्सिडेंस हो या अपलिफ्टमेंट, ये पूरी प्रोसेस जो है वो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट उसके पहले इन लेक्चर्स को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तरह से बेसिक्स होते हैं। सो यहाँ पे हम सब चीज़ों की एक आइडिया ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ हम सिर्फ जो पढ़ रहे हैं वो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, हम जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे फोल्डिंग कैसे होती है और फॉल्टिंग कैसे होती है ये नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, सो फोल्डिंग कैसे होती है, फॉल्टिंग कैसे होती है, वो हम माउंटेन बिल्डिंग में आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले। सो यहाँ पे हमने एपिरोजेनिक फोर्सेस को स्टडी कर लिया है, क्या होता है। अभी हम देख लेते हैं कि ओरियोजेनिक फोर्सेस हम जिन्हें कहते हैं, या फिर माउंटेन फॉर्मिंग मूवमेंट जिन्हें कहते हैं, वो क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो ओरिजेनिक या फिर माउंटेन फॉर्मिंग मूवमेंट जो होते हैं उसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एपिरोजेनिक मूवमेंट जो होती है वो और ओरियोजेनिक मूवमेंट जो होती है ये दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले ये जो ओरियोजेनिक मूवमेंट्स होती है ये थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिफॉर्मेशन है अर्थ के क्रस्ट का, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, जो अर्थ का क्रस्ट था वो तो एक तो ऊपर आ रहा था या फिर नीचे जा रहा था, हम कहेंगे एपिरोजेनिक में। बट ओरोजेनिक में क्या होता है, ओरोजेनिक में ये जो क्रस्ट है ना इसको थिक हो जाता है, ये थिकनेस इसकी बढ़ने लगती है। सो इसको क्रिस्टल थिकनिंग कहते हैं। तो क्रिस्टल थिकनिंग से जुड़ा हुआ है ओरिजेनिक मूवमेंट, इसीलिए ये कहते हैं। अब ये होता कैसे, तो मैंने बोला ये आगे हम और प्लेट्स के बारे में पढ़ने वाले आने वाले टॉपिक्स में। बट अभी आपको एक बता दूं कि हमारा जो अर्थ होता है वो कुछ प्लेट्स में डिवाइड हुआ है। अब ये जो प्लेट्स होती है ये इनकी मूवमेंट होती है, इनकी जो मूवमेंट्स होती है तो ये जैसे पास में आने लगती है तो ये थिक होते रहेगा क्योंकि इसके ऊपर और भी चीज़ें जमा होते जाएगी, ये हमें पता चलता है। तो सच प्लेट कॉन्वर्जेंस फॉर्म ओरिजेनिक बेल्ट्स, है ना। तो ये थिक होते होते यहाँ पे कुछ ओरिजेनिक बेल्ट्स बन जाएंगे जो कि एक तो फोल्डिंग से बनते हैं या फिर फॉल्टिंग से बनते हैं। तो फोल्डिंग होगी यानी हम कहेंगे जब बहुत ये एक प्लेट है ये एक प्लेट है, जब ये पास पास आते रहेंगे तो यहाँ की जो एरिया है वो ऊपर आते रहेगा, थिक होते जाएगा क्योंकि यहाँ की चीज़ें यहाँ पहुँचते जाएगी, तो ये थिकनिंग होगी। तो ये एक बन जाएगा, यहाँ पे हम कहेंगे ओरिजेनिक बेल्ट। तो कभी कभी फॉल्टिंग होगी। फॉल्टिंग में कैसा होता है कि ये प्लेट जब दूर जाती है तो दूर जाने के कारण और भी हम कहेंगे कि यहाँ का पोर्शन नीचे जाने लगता है और यहाँ का ऊपर आने लगता है, ये भी हम आगे आपको बताएंगे अच्छे से। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बता दूं कि टेंशन जो होता है उसके कारण फिशर्स होते हैं। और यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये जो टेंशन वाला फोर्स होता है ये एक दूसरे से दूर जाता है, दूर जाने के कारण इस तरह से हमें यहाँ पे देखने मिलता है। दूर जाने के कारण ये जो पोर्शन है ये नीचे चले जाएगा और यहाँ का पोर्शन ऊपर दिखने लगेगा। सो ये जो रहेगा ये होगा
हम कहेंगे फॉल्टिंग। और फोल्डिंग में कैसा होगा कि ये फोर्स जो आएगा इस तरह से आएगा, तो इसको कॉम्प्रेशन कहा जाता है। टेंशन में ये दूर जा रहा है, दूर जाने के कारण नीचे का पोर्शन नीचे होते जा रहा है और यहाँ का थोड़ा ऊपर ऊपर आते जाएगा। कॉम्प्रेशन में ये जो होगा पास पास आने के कारण फोल्ड हो रहा है। इस तरह से और भी माउंटेन्स बनने लगते हैं। सो हम दूसरा कहेंगे कि कॉम्प्रेशन प्रोड्यूसेस फोल्ड बिकॉज दिस टाइप ऑफ फोर्स एक्ट टूवर्ड्स द पॉइंट, है ना। तो टूवर्ड्स द पॉइंट आता है जिसके कारण ये फोल्ड हो जाता है, ये दूर दूर जा रहा है इसके कारण ये नीचे चले जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि फिशर्स, यानी यहाँ पे कहा जाएगा कि एक तो फॉल्टिंग होगी या फिर फोल्डिंग होगी। तो यहाँ पे माउंटेन्स कैसे दिखते हैं, तो ये देखिए फोल्डिंग हो के माउंटेन बना है, पास पास आके हम कहेंगे ये माउंटेन बना है, ये कॉम्प्रेस होके। तो अगला जो माउंटेन है वो मैं आपको बता दूँ फॉल्टिंग में देखिए कुछ पोर्शन दूर चले गए, दूर जाने के कारण सपोज ऐसा कर लीजिएगा यहाँ का पोर्शन और यहाँ का पोर्शन दूर गया है, तो ये नीचे चले गया है और यहाँ पे कुछ माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, तो ये बने हैं फॉल्टिंग वाले माउंटेन्स। तो कुछ माउंटेन्स बने हैं फॉल्टिंग से और कुछ बने हैं फोल्डिंग से। तो फोल्ड माउंटेन और फॉल्ट माउंटेन ये ओरोजेनिक माउंटेन फॉर्मिंग मूवमेंट्स होती है। सो जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें ये अभी हम सिर्फ इसको एक तरह से स्टडी कर रहे हैं, इसके बेसिक्स जान रहे हैं, आगे जाके हम इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आई थिंक आपको बेसिक आइडिया तो मिल ही गई है कि ये सब प्रोसेस किस तरह से चल रही है। उसके बाद हम आगे आते हैं, आगे जो भी पोर्शन था उसको पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। अब जैसे कि हम इस टेबल में डायस्ट्रॉफिज्म में, एपिरियोजेनिक कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग में जिसमें अपवर्ड डाउनवर्ड पढ़ चुके हैं, ओरियोजेनिक में माउंटेन बिल्डिंग में टेंशन कॉम्प्रेशन पढ़ चुके हैं। अब हम सडन मूवमेंट्स में अर्थक्वेक और वोल्केनोज को कुछ आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अर्थक्वेक हो, वोल्केनो हो, टेक्टोनिक प्लेट्स हो, ये सभी टॉपिक्स हमारे अलग अलग चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। अभी सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अर्थक्वेक सडन मूवमेंट्स का हिस्सा है और वोल्केनो सडन मूवमेंट्स का हिस्सा है इसका। सो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा अभी से नहीं सोचना है, हम आगे आने वाले टॉपिक्स में यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो चलिए अब हम सडन मूवमेंट्स को कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ओरियोजेनिक, एंडोजेनिक या फिर हम डायस्ट्रॉफिज्म पढ़ा, यहाँ पे हम सडन मूवमेंट्स पढ़ते हैं। सडन मूवमेंट्स में सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि सडन जियोमॉर्फिक मूवमेंट जो होते हैं वो मोस्टली लिथोस्फेरिक प्लेट में होते हैं। आपको लिथोस्फीयर मैंने बताया था कहाँ पे होता है, तो वहाँ पे देखने मिलते हैं, यानी टेक्टोनिक प्लेट के मार्जिन में देखने मिलते हैं। जैसे ये प्लेट्स है दो, ये प्लेट्स की ये जो मार्जिन्स है इसमें आपको देखने मिलेंगे ज़्यादातर ये सडन मूवमेंट्स। तो प्लेट मार्जिन्स जो है वो अनस्टेबल रीजन है क्योंकि ये मूव हो रही है और इन पे प्रेशर आ रहा है, इसमें पुशिंग हो रही है या फिर पुलिंग हो रही है मैग्मा का मैंटल में, है ना। कन्वेंशनल करंट जो फ्लो हो रहे हैं उस कारण यहाँ पे मूवमेंट्स आपको देखने मिलती है। तो इन सब चीज़ों के कारण यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स होने के कारण ये जो रीजन है ये अनस्टेबल रीजन होता है। सो ये जो मूवमेंट्स होते हैं इसके कारण ही डिफॉर्मेशन हो जाता है कम टाइम में। मूवमेंट्स हो गए, डिफॉर्मेशन हो गया कम टाइम में और नतीजा हो गया ऐसा। सो ये सब चीज़ें हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अर्थक्वेक को पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहली चीज़ थी अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अर्थक्वेक ऑकर्स व्हेन सरप्लस एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस इन रॉक इन द अर्थ इंटीरियर ड्यू टू फोल्डिंग। आपको अभी मैंने बताया फोल्डिंग जो होती है वो, या फिर फोल्डिंग जो होती है, या फिर कोई भी फिजिकल चेंज अगर हुआ is revealed through the weak zones over earth surface in the form of kinetic energy seismic waves। तो मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, ये फर्स्ट टॉपिक में ही हम ये पढ़ चुके हैं। सीस्मिक वेव्स जब ट्रैवल करती है, जब फोल्डिंग हो रही, फॉल्टिंग हो रही है, कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा है तो कोई एनर्जी वहाँ से निकलती है। एनर्जी निकलेगी क्योंकि फ्रिक्शन और ये सब चीज़ें होगी और उस कारण सीस्मिक वेव्स बनेगी और सीस्मिक वेव्स के कारण वाइब्रेशन होगा। और ये जो प्लेट्स की, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की ये जो बाउंड्रीज होती है ज़्यादातर यहाँ पे ये वाइब्रेशंस देखने मिलती है क्योंकि यहाँ से ही ये चीज़ें शुरू होती है। तो ये जो मूवमेंट्स होती है इस कारण एक तो अपलिफ्टमेंट होता है या सबसिडेंस होता है कोस्टल एरिया का, एक तो ये ऊपर आएंगे या फिर नीचे जाएंगे और इसी तरह से अर्थक्वेक और ये सब आने लगते हैं। सो उसी के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि चिली में अर्थक्वेक देखने मिला था 1822 में, उससे 1 मीटर अपलिफ्टमेंट हुई थी कोस्टल एरिया की। एक अर्थक्वेक देखने मिला न्यूजीलैंड में 1885 में जिसमें अपलिफ्टमेंट हुई थी अप टू 3 मीटर्स की। जापान में जो अर्थक्वेक हुआ था उसके कारण सबसिडेंस यहाँ पे देखने मिला, यानी नीचे चले गया 6 मीटर्स तक। अर्थक्वेक जो होता है वो हम कहेंगे कि कोई भी चीज़ों को बदल सकता है, कंटूर्स को बदल सकता है, रिवर कोर्सेस को बदल सकता है, शोर लाइन जो होती है वो भी चेंज हो सकती है, इवन ग्लेशियल जो होती है यानी बर्फ वाली चीज़ें वो भी चेंज हो सकती है। जैसे अलास्का में देखने मिला, यहाँ कहीं पे सॉइल लैंडस्लाइड्स देखने मिलते हैं, कहीं पे सॉइल क्रिप्स देखने मिलते हैं, कहीं पे मास वेस्टिंग्स देखने मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें अर्थक्वेक के कारण हो सकती है। अर्थक्वेक इस तरह से देखने आपको मिलता है, ये बहुत ही खतरनाक है। बट यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने पढ़ी उसकी सिर्फ बेसिक नॉलेज रखना है, इसको डिटेल में आने वाले
चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, अर्थक्वेक होता कैसे। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक था वहाँ पे वो था वोल्केनो। वोल्केनोज की अगर मैं बात करूँ तो वोल्केनोज इस तरह से होते हैं। वोल्केनो में देखते हैं तो वोल्केनो इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक्स, दैट इज मैग्मा, है ना। अंदर जो अर्थ के सरफेस में कुछ मोल्टन रॉक्स हैं वो अंदर से बाहर निकल रहे हैं, है ना। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि अंदर कुछ मोल्टन चीज़ें, मोल्टन रॉक्स है, अंदर हीट भी बहुत है, मोल्टन चीज़ें अर्थ के सरफेस के अंदर, वहाँ से ये बाहर निकलते हैं। तो हम ये कहेंगे जब मोल्टन मैग्मा जो होता है अर्थ के इंटीरियर में वो बाहर निकलता है क्रस्ट के, इस तरह से बाहर निकल रहा है क्रस्ट के, सो इसको हम कहेंगे, है ना, बाय वेंट्स और फिशर्स जो भी रहेंगे इन द क्रस्ट, जिसमें स्टीम गैसेस में हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी हो सकता है, या फिर पायरोक्लास्टिक मैटर्स हो सकते हैं जैसे कि क्लाउड ऑफ ऐश यहाँ पे जैसे देखने मिल रही है आपको, या फिर लावा फ्रैगमेंट्स हो गए, ये सब चीज़ें एयर और वेपर्स के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। सो डिपेंडिंग ऑन केमिकल कंपोजिशन कौन सा था या फिर विस्कोसिटी क्या थी लावा की या ये वोल्केनो की, ये सब चीज़ों के चलते वो अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने मिलते। तो वोल्केनोज यानी हम ये कहेंगे कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है या फिर मोल्टन रॉक्स है वो बाहर निकल रहे हैं, उसी को कहा जाएगा, हम कहेंगे वोल्केनोस। तो वोल्केनोस क्या होता है और ये होता कैसे, ये तो हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी शायद आपको इस चीज़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। हमें यहाँ पे सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेनी है यहाँ पे, क्योंकि हमारा टॉपिक वोल्केनो या फिर हमारा अर्थक्वेक टॉपिक ना होते हुए हमारा जो आज का टॉपिक था वो था एंडोजेनिक फोर्सेस। तो एंडोजेनिक फोर्सेस में हमने जो चीज़ें पढ़ी, हमारा टॉपिक था अर्थ मूवमेंट में एंडोजेनिक में हम डायस्ट्रॉफिज्म पढ़ चुके हैं, सडन मूवमेंट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हम एपिरोजेनिक डायस्ट्रॉफिज्म में और ओरिजेनिक पढ़ चुके हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट देख चुके हैं, टेंशन और कॉम्प्रेशन देख चुके हैं, सडन मूवमेंट्स में अर्थक्वेक होते हैं और वोल्केन होते हैं, ये देख रहे हैं। सडनली ये चीज़ें हो रही है, सडनली अंदर से मोल्टन रॉक्स बाहर आ रहे हैं, दैट इज वोल्केनिज्म। सडनली जो प्लेट के मूवमेंट्स होने के कारण कोई सिस्मिक वेव्स आ रही है, सिस्मिक वेव्स के कारण सडन कुछ इफेक्ट्स देखने मिल रहे हैं इन चीज़ों के, जिसको अर्थक्वेक कहा जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं अर्थ मूवमेंट में। अगले लेक्चर में हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पढ़ेंगे। तो आने वाले जो आपके लेक्चर्स रहेंगे उसमें अर्थक्वेक आपको पढ़ने हैं, आपको उसमें आपको वोल्केनोज पढ़ने हैं। सो ये सब चीज़ों जो आपको पढ़नी है, ये पढ़ने के लिए आपको ये सब बेसिक चीज़ें पता होना ज़रूरी है, इसीलिए ये लेक्चर पहले देखना ज़रूरी है, जिसके पहले आप अर्थक्वेक और वोल्केनो को समझे। सो अगले लेक्चर में हम एक्सोजेनेटिक पढ़ेंगे। सो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।